हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके एप्लीकेशंस, है ना। तो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। हमने देखा था कि अगर लाइट ठीक किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ज़्यादा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट अपने प्रीवियस मीडियम में वापस आ जाता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं फील्ड व्यू या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें जो व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब जितने फील्ड में से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या जितना फील्ड हम देख सकते हैं उसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे आसान तरीका क्या है इसको समझने के लिए, जैसे आपने देखा होगा डोर, दरवाजे, और दरवाजे में एक लेंस लगा होता है। तो उस लेंस में से अगर हम देखते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर एरिया ही दिखाई देता है, उतनी फील्ड की ही ऑब्जेक्ट दिखते हैं, साइड के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो वो जो फील्ड होगा जिसके अंदर आने वाले सभी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देंगे, उसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ओके, और ठीक है, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो आज हम वही पढ़ेंगे कि किसी पर्सन के लिए फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा रहेगा, कितना उसका एरिया रहेगा, उसके लिए हम डेरिवेशन से उसकी एरिया और रेडियस फाइंड करेंगे, है ना, मैथमेटिकली। ओके, तो पहले तो जो हम समझे फील्ड ऑफ व्यू, जैसे है ना एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना कहाँ पर है, हमने मान लिया हम जो कि है ना वाटर ही समझ लो, अभी कोई डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है। तो हमने कहा वाटर के अंदर कोई एक लाइट सोर्स रखा है ना, लाइट सोर्स, उससे क्या निकलेगी, लाइट रेज निकलेगी। तो इससे चलने वाली लाइट रेज बहुत सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट एक सीधी लाइट रे बता रहे हैं। ये लाइट रे क्या होगी, ऑब्जेक्ट से, है ना, सोर्स से निकलेगी और सीधे बाहर आ जाएगी, किससे, वाटर से या डेंसर मीडियम से, है ना, दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगी। मान लो ये हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है। ओके, हम ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं, रेयर मीडियम से, है ना। तो अब दूसरी लाइट रे इस तरह से ये किसी एक एंगल पर, कोई ना कोई एक एंगल पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। ये भी मान लिया, ये भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, और बाहर आ गई, ठीक है। ये भी हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। फिर एक लाइट रे और हम ले लें। ओके, अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता चलेगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ अब एक कंडीशन ऐसे आएगी कि एंगल ऑफ इंक्रीज होते होते किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के। तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो ये लाइट रेस कैसी चली जाएगी, है ना, ग्रेजिंग इमरजेंसी इसका हो जाएगा, है ना, मतलब कि वो सरफेस के टेंजेंशियली, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके लिए 90 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कोई एक और लाइट रे दे, ठीक है, ऐसी, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। तो अगली जो रे होगी हमारी जस्ट नेक्स्ट रे, वो रिटर्न हो जाएगी अपने प्रीवियस पाथ में, मतलब ये वाली लाइट रे हमारी आंख पर नहीं आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह यही कंडीशन जो ऐसे भी बनेगी, इधर भी बनेगी। एक लाइट रे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल हुई, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच गई, ठीक है। फिर अगली लाइट रे आई, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो गया, मान लो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो ये लाइट रेस, ठीक है, इस तरह से सरफेस के टेंजेंशियली पास हो जाएगी। फिर अगली जो रे है ना, उसके लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो फिर ये लाइट रे क्या हो जाएगी, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो इससे हम क्या समझे जो कि हमारी आंखों तक, मतलब इस लाइट सोर्स को हम कहां से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, इधर वीवर है ना, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो हमारी आंखों पर ये लाइट रे भी पहुंच जाएगी, ये भी पहुंच जाएगी, ये भी, है ना, आंखों तक आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। तो हमारी आंखों तक जो
सिर्फ कौन सी लाइट रेज पहुंच पाएगी, ये, ठीक है, क्रिटिकल एंगल बनाने वाली जितनी भी लाइट रेज है सरफेस से, वो सारी लाइट रेज हमारी आंखों तक आ जाएगी, है ना, इतने बड़े फील्ड में, ठीक है। ये वाला हम ऐसे बोल दे इस तरह से, ओके। मतलब ये कंडीशन सभी तरफ से अप्लाई होगी। मतलब ऐसे समझे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मतलब वाटर है ना, वाटर का एग्जांपल ले ले भी, उसके अंदर कोई लाइट सोर्स रखा है, तो उससे चलने वाली लाइट रेज, ठीक है, जो निकलेगी, मान लो हम उसको ऊपर से जस्ट ऊपर से देख रहे हैं, तो जो सीधी लाइट रेज आ रही है वो भी आ जाएगी हमारी आंखों तक, है ना। और कुछ लाइट रेज जो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर हैं, वो सारी लाइट रेज हमारी आंखों तक आ जाएगी। मतलब कैसा होगा कि एक लाइट रेज है ना जो डायरेक्ट इधर चली वो तो ऊपर आ जाएगी, एक लाइट रे ऐसे चली वो भी आ जाएगी, कुछ लाइट रे सामने भी आएगी। मतलब लाइट रे 3 डायमेंशन में फैलेगी, है ना, सभी तरफ फैलेगी लाइट रे। तो लाइट रे, ये कुछ लाइट रे है ना इधर सब तरफ से हमारे आंखों पर पहुंच जाएगी, सिर्फ कौन सी लाइट रे को छोड़कर जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल पर इंसिडेंट हुई है, क्योंकि इनका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ऐसे, तो जो मान लो एक लाइट सोर्स है वाटर में, तो हमारी आंखों तक एक पर्टिकुलर फील्ड है ना, एक सर्कुलर फील्ड ही बनेगा, जो एक सर्कुलर फील्ड के अंदर वाली लाइट रेज ही हमारे आंखों तक पहुंच जाएगी। तो जितना जो हमारा सर्कल होगा उसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और उसी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में से हम उस लाइट सोर्स को देख पाएंगे। तो उससे इसलिए हम उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के एरिया को या उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, ओके। अगर हम किसी दूसरी जगह से देख रहे हो जहां से लाइट रे हमारी आंखों पर मतलब क्रिटिकल एंगल बनाते हुए बन जाता हो, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ से देख रहे हो, ओके, तो यहाँ से हमको ये सोर्स नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो लाइट रेज हमारी आंखों तक, उससे चलने वाली लाइट रेज आंखों तक पहुंची ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि उसका क्या हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो इस तरह से यहाँ से देखेंगे यहाँ हमको दिख जाएगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ हमको लाइट रेज दिख जाएगी। इस तरह से इस फील्ड के अंदर वाली जितनी भी लाइट रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी, लेकिन इस फील्ड के बाहर वाली जितनी भी लाइट रेज है वो उनका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये जो फील्ड बनेगा उसे हम कहेंगे, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको आप जस्ट ऐसा भी समझ सकते हो क्या, अपोजिट केस कि है ना, फिश के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मतलब अगर हम वाटर में से देख रहे हैं, फिश का छोड़िए उपयोग, कि अगर हम पानी में से किसी है ना सरफेस की ओर देख रहे हैं, ओके, तो हम ऊपर का सिर्फ कितने विजन को ही देख पाएंगे, जो इस फील्ड ऑफ व्यू में होगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ फिश है कोई, तो फिश के लिए विजिबल सिर्फ क्या होगा, है ना, विजिबल रीजन कौन सा होगा, ये वाला जो हमने एक सर्कल बनाया है। उसके बाद वाली लाइट रेज क्या हो जाएगी, है ना, अंदर ही, पानी के अंदर ही रिटर्न हो जाएगी। मतलब वो कहाँ तक नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो फिर फिश के लिए, है ना, फिश के लिए सिर्फ इतना ही हमारा क्या रहेगा, फील्ड ऑफ विजन, और इसके बाद वाली लाइट रेज वाटर में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। तो हम दोनों तरफ से सोच सकते हैं कि अगर हम ऊपर से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इतने फील्ड से ही हम उसको देख पाएंगे, या अगर अंदर से, वाटर के अंदर से, या किसी डेंसर मीडियम में से कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को मतलब ऊपर की ओर देख रहा है डेंसर मीडियम में, तो केवल इतने फील्ड को ही देख पाएगा। बाकी ये वाला जो फील्ड है उसके लिए, है ना, मतलब वाटर का ये जो सरफेस है ये उसके लिए एक मिरर की तरह वर्क करेगा। मतलब उसको बिल्कुल चमक दिखाई देगी यहाँ पर, बिल्कुल ये वाला जो सरफेस है ना, फील्ड ऑफ व्यू के बाद वाला जो रीजन है, फील्ड ऑफ व्यू के बाद वाला जो रीजन है उसको एक मिरर लाइट दिखेगा, है ना, ये मिरर जैसा दिखेगा, क्योंकि वहां से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, अब ये कितना फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब अगर हम एग्जांपल करें तो फिश का, जैसे फिश वाटर में है ना, तो यहाँ से फिश केवल कितने वर्टेक्स एंगल के रीजन को ही देख पाएगी, 98, है ना, क्योंकि हमारा क्या रहेगा, ये जैसे ऐसे समझे, है ना, ये मान लो यहाँ पर फिश है, फिश की आई है, ठीक है, तो फिश
केवल कितने, इसको ही देख पाएगी। क्रिटिकल एंगल कितना होगा यहाँ पर वाटर के लिए और एयर के लिए 49, तो ये हो गया हमारा 49 है ना। फिर इधर से भी ये भी हमारा क्या हो गया 49, इसके बाद वाली लाइट रेज उसको नहीं दिखेगी है ना, इस तरह से। तो ये एंगल भी कितना हो गया, कौन सा एंगल बन रहा है वो, ये वाला एंगल ऐसे है ना। तो ये भी 49, तो 49 कितना हो गया 98। तो जो हमारी फिश है, एक एग्जांपल के लिए बताया बात कि फिश जो है वो 98 डिग्री के वर्टेक्स एंगल वाले रीजन को ही देख पाती है वाटर में से है ना। और उसके बाद वाला रीजन उसको कैसा दिखेगा, मिरर के समान दिखेगा है ना। तो ये आया जो, ठीक है। फिर से एक बार शॉर्ट में समझ ले, ठीक है, कि जैसे मान लिया यहाँ पर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट रेज निकलेगी, तो सभी लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी अगर हम उसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं जो है ना। तो कौन सी लाइट रेज हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, ये वर्टिकल जो ऐसे चल रही है सीधे सीधे, ये तो पहुंच जाएगी हमारी आंखों तक। फिर ये लाइट रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे कम हो, क्रिटिकल एंगल से, ये भी हमारी आंखों तक आ जाएगी है ना। ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम एंगल वाली सभी लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी। और क्रिटिकल एंगल वाली लाइट रेज क्या करेगी, उनका ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल वाली लाइट रेज भी नहीं आ पाएगी वो है ना, उसके अंदर वाली जितनी भी लाइट रेज है वो आ जाएगी और क्रिटिकल एंगल वाली लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाली लाइट रेज प्रीवियस मीडियम में वापस आ जाएगी। तो हमारी आंखों तक सिर्फ कौन सी लाइट रेज पहुंच पाएगी, सोर्स से निकलने वाली केवल वही लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो, क्रिटिकल एंगल से कम हो, वही लाइट रेज हमारे आंखों तक पहुंच पाएगी। तो जो रेज है जितने एरिया में वो रेज निकल के आएगी फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हमने समझा। अब उसके लिए हमको निकालना है कि ये फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा होगा, इसका एरिया कितना बड़ा होगा। तो ये डिपेंड करेगा जो इसकी डेप्थ पर, कि ऑब्जेक्ट सोर्स कितनी नीचे रखा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। चलिए हम इसको, ठीक है, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ हमने उसका डेरिवेशन के लिए एक अलग से डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये हमारा मान लो कोई लाइट सोर्स है ओ, जो कितनी डेप्थ पर रखा है ना। एग्जांपल के लिए डेंसर मीडियम कोई भी ले सकते हो, समझने के लिए वाटर मान लो, हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, रेडर से। ओके, तो डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट या सोर्स कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर, कितनी गहराई पर, h डेप्थ पर। ओके, और यहाँ से जो फील्ड ऑफ व्यू बना है उसकी रेडियस हमने बता दी स्मॉल r। ओके, जहाँ IC हमारा होगा क्रिटिकल एंगल, वही डायग्राम है, यहाँ हमने उसको अच्छे से बनाया है, ठीक है, जो डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, तो ये लाइट रेज क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, इसकी बाद वाली लाइट रेज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर से भी है ना। तो ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है। क्या मान लिया हमने, ऑब्जेक्ट ए है, इससे चलने वाली लाइट रेज OB क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइट रे सीधे पहुंच रही है पॉइंट ए पे, दूसरी है लाइट रे इधर जो कहाँ पे, पॉइंट C पे, मान लो C पर इंसिडेंट हुई है क्रिटिकल एंगल में, ये भी ग्रेजिंगली क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया हमारा डायग्राम, इसकी डेप्थ हो गई h। ये सारी बातें हमने वही लिखी है, जो IC होगा क्रिटिकल एंगल, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया हमने, है ना। अगर ऊपर एयर है तो ये उसका कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट। और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, रिलेटिव। ओके, तो चलिए ये पॉइंट्स हम लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है ना, ट्राइंगल OAB। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल OAB में है ना हमारे पास कितनी साइड आ गई है, AO, ये क्या हो गया उसका, ये हो गया जो बेस है ना, एंगल इस पे बना है तो ये हो गया बेस। ओके, AO हो गया बेस है ना, और ये हो गया परपेंडिकुलर, AB हो गया परपेंडिकुलर और OB हो गया हाइपोटेनस, है ना। तो हमारे पास क्या है, H बेस है,
परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या लिख सकते हो, निकालना क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है ना, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ओके, ये h स्क्वायर एंड r स्क्वायर, ठीक है, ये रहा हमारे पास उसका, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ लिख भी दे वेयर, ठीक है, साइड OB इज इक्वल टू h स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कोई टफ नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना है जो AO, है ना, ठीक है, OAB में, ठीक है, तो OAB में एक्चुअल में यहाँ समझना जो, यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, है ना, क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फार्मूला लगा देंगे, है ना, करना क्या है वो समझ में। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है sin IC 1/μ, ओके। तो यहाँ पर हम इस sin IC की वैल्यू क्या लिखेंगे, है ना, वो इसमें sin IC को लगाने के बाद, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं, sin IC की। sin IC क्या होगा यहाँ, तो ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल OAB, है ना, इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर दो, sin IC, है ना, sin IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, हाइपोटेनस हो गई OB, ठीक है, AB अपॉन OB, ठीक है। sin IC AB की वैल्यू है R, इट इज द रेडियस ऑफ फील्ड व्यू, है ना। नेक्स्ट OB क्या है हमारे पास, ये भी हमने लिखा अंडर रूट h स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट बाय, है ना, सिंस क्रिटिकल एंगल, ओके, तो क्रिटिकल एंगल हमका फॉर्मूला में पता है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू sin IC, ओ सॉरी, sin IC इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, क्या होता है 1/μ, refractive index of denser medium with respect to rarer, okay. So according to the equation first and second, by equation first and second, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, r अपॉन r स्क्वायर, ओके, और इधर 1/μ से, ठीक है। तो 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर या स्क्वायर रूट ले ले, पहले ये अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले ले, ओके। तो ये हो गया r स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ रूट होगा जो स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे 1/μ, है ना, ऐसा लिख देना, लिखना है तो ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर फिर इसको μ स्क्वायर r स्क्वायर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं h स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, तो पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस, तो μ स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ r स्क्वायर कॉमन, μ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब r लेना है, स्क्वायर रूट ले लें, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये h का क्या हो जाएगा, h स्क्वायर का h, और ये आ जाएगा रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना, अंडरस्टूड कर लेना, छोटी छोटी टर्म्स यहाँ इसको, है ना, स्क्वायर रूट लिया हमने उसका, ओके। तो ये आ गया, जो ये आ गई रेडियस, ओके। तो रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है, एच पर, मतलब फील्ड हमारा कितना बड़ा होगा, ठीक है, कितना बड़ा फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पे रखा है ना, मोर द डेप्थ और ग्रेटर द रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, है ना, मतलब जितनी गहराई पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़े वो ऑब्जेक्ट, उतने ही बड़े रीजन में हम देख पाएंगे उसको, ओके। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ, ठीक है,
फील्ड ऑफ व्यू, या इसको आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू सॉरी एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कुलर एरिया रहेगा तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये रहेगा जो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो इस तरह से हम इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए ये रहेगा हमारा फील्ड ऑफ व्यू और उसकी रेडियस, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, ओके, तो अब हम इसके कुछ और, है ना, अदर एग्जांपल देखते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो हमको डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमारा है ना, फील्ड ऑफ व्यू तो हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इनसाइड ए वाटर, है ना। जैसे पानी में अगर, है ना, वाटर के अंदर जो कोई टेस्ट ट्यूब हो तो उसका जो एम्प्टी भाग है, खाली जो भाग है, वो हमें बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। क्यों ऐसे? तो उसका रीजन हम समझे, उसकी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर, इस तरह से, है ना। तो जैसे मान लो जो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है रखी हुई है, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़े से भाग में कोई लिक्विड है ऐसा, ओके, और उसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो खाली है, ये वाला वाटर के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जब लाइट रे, है ना, वाटर से चलकर, मतलब बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट होगी किस पर, टेस्ट ट्यूब पर, और फिर टेस्ट ट्यूब से टकराकर ये हमारी आंखों पर आएगी तो हमें टेस्ट ट्यूब दिखाई देगी इस तरह से। तो जैसे मान लो कि एक लाइट रे यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुई, तो वो कहाँ से चलकर गई? वाटर से, और वाटर से चलकर कहाँ टकराई है? टेस्ट ट्यूब के एम्प्टी स्पेस में। तो एम्प्टी स्पेस में टकराई, मतलब वहां पर क्या है? एयर है। तो वाटर से चलकर एयर में गई, और अगर वहां एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो गया किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो फिर ये लाइट रे का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह से, है ना, बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर ये हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो फिर हमारी आंखों पर अगर ये लाइट रे आ रही है तो फिर हमें टेस्ट ट्यूब का वो वाला भाग वो ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि वहां से लाइट का टोटल ही क्या हो गया है? रिफ्लेक्शन हो गया है ना। तो ये रहेगा फिर उसका सेकेंड एग्जांपल कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसका एम्प्टी स्पेस पानी में रखी हुई डूबी हुई है, तो उसमें हमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा ब्राइट दिखता है। तो उसका रीजन ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। सिंपल से एग्जांपल्स है। फिर नेक्स्ट है शाइनिंग ऑफ क्रैक इन ग्लास। तो ग्लास में, जैसे कांच में, है ना, अगर दरार पड़ जाती, हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, जो मिरर में अगर हम देख रहे हो, मिरर में कहीं दरार पड़ी होगी तो वो दरार हमको ज्यादा ब्राइट दिखती है ना, ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। तो क्यों ऐसा? तो जो मिरर है, जैसे एग्जांपल के लिए जो यहाँ एक उसमें क्रैक पड़ गई है, क्रैक हो गया है वो यहाँ से, तो क्रैक के अंदर क्या आ गई? अब एयर आ गई, और है ना, ये मिरर है या ग्लास है, तो लाइट रेज ग्लास से चलकर कहाँ जा रही है ना, जब वो क्रैक में एंटर करेगी तो लाइट रे ग्लास से चलकर क्रैक में जाएगी, तो क्रैक के अंदर क्या है? एयर है। तो एयर मतलब रेयर मीडियम है, तो यहाँ लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगी, मतलब लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट हो गई तो वाली लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर हमारी आंख पर ये लाइट रे वापस आती है तो हमें, ठीक है, क्रैक का वो वाला पार्ट, वो वाला पॉइंट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा, है ना। तो इस तरह से ग्लास से लाइट क्रैक पर इंसिडेंट होगी और एयर में जाएगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमारी आइस पर जब वापस आएगी तो हमें वहाँ उस लाइट क्रैक का वो वाला पॉइंट बहुत ज्यादा ब्राइटर दिखाई देता है। ओके, तो सिंपल सिंपल से एग्जांपल है ना। नेक्स्ट जैसे शाइनिंग ऑफ बॉल कॉटेड विथ लैम्प ब्लैक इनसाइड वाटर। ओके, मतलब हम वाटर में किसी बॉल को
लैंप ब्लैक से कोटेड करके उसमें डुबो दीजिए, है ना। लैंप ब्लैक मतलब जैसे काजल हो गया, जो हम एक बॉल लेते हैं और लैंप ब्लैक मतलब उस पर हम काजल लगा देते हैं ब्लैक कलर का। तो उस पर क्या होगा कि जब हम उसको पानी में डुबोएंगे तो फिर हमें चमक जैसी दिखाई देगी, उसकी जो लेयर है पूरी बॉल ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी, है ना। तो क्यों ऐसा, उसका एक्सप्लेनेशन भी अब हम समझें। तो उसका रीजन जो जैसे ये हमारी बॉल है ना, तो बॉल पर हमने कोटिंग कर दी, यहाँ पर इस तरह से किसी मटेरियल की कोटिंग कर दी, है ना। लैंप ब्लैक की हमने उस पर कोटिंग कर दी। तो यहाँ है ना, ये समझने के लिए इसे कोटिंग दूर तक बता देता हूँ। तो लैंप ब्लैक के अंदर यहाँ एक क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, मतलब ये बॉल और लैंप ब्लैक की जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर के बीच में क्या बन जाएगी, एक लेयर ऑफ एयर। ओके, लेयर ऑफ एयर की यहाँ लेयर बनेगी। तो अब हम इसे कहाँ डुबो देते हैं, है ना, इसे हम एक पानी के कंटेनर में रख दें। तो पानी में डुबो देने पर क्या होगा कि ठीक है, यहाँ इस तरह से, ओके, लाइट रे कहाँ जाएगी, जब वाटर से चलकर बॉल पे टकराएगी, है ना। तो जैसे ही वो बॉल पे टकराएगी तो वहाँ लैंप ब्लैक के कारण वहाँ क्या बन गई है, लेयर बन गई है। तो लेयर के अंदर क्या भर गई है, एयर आ गई है। तो एयर हमारा कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम, है ना। और ये वाटर से चलकर वाटर हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट रे यहाँ फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर इंसिडेंट हुई तो वो लाइट रे टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम किसी लैंप ब्लैक से कोटेड बॉल को पानी में इमर्स कर देते हैं, वाटर में इमर्स कर देते हैं, तो उसका कुछ पार्ट हमें ज्यादा ब्राइट दिखता है, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है ना। वो काला नहीं दिखाई देगा, भले उस पर ब्लैक कोटिंग हो लेकिन ब्लैक नहीं दिखाई देगा, वो व्हाइट दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ये एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट मुझे इसका, है ना, फेमस एग्जांपल है मिरर्स इन डेजर्ट। ओके, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिरर्स इन डेजर्ट। ओके, तो मिरर्स इन डेजर्ट कौन समझे, ठीक, रेगिस्तान में, जैसे डेजर्ट में, ठीक है, दोपहर के समय में, तो ये उसका क्या बोल दें हम, ठीक है, ये सरफेस बोल दें। तो सरफेस का जो टेम्परेचर है कैसा रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो जो एयर है, एयर की डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी। ओके, हमें मालूम है जो जहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो बॉटम या सरफेस, डेजर्ट के सरफेस के पास वाली जो क्या होगी, एयर होगी, उसका, ठीक है, डेंसिटी कम, और ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता चलेगा, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता चलेगा। तो यहाँ टेम्परेचर कैसा है, लो है, यहाँ डेंसिटी कैसी है, हाई होगी। और डेंसिटी हाई है तो फिर डेंसिटी हाई है तो ये वाली यहाँ की जो एयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, डेंसर की तरह। और नीचे वाली जो एयर है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, रेयर मीडियम की तरह। ओके, ठीक। तो ये तो हुआ कि एयर की डेंसिटी किस अकॉर्डिंग चेंज होगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, डिपेंड करेगी। अब मान लो मुझे यहाँ पर कोई, ठीक है, क्या है, यहाँ कोई पेड़ है, ओके, ट्री है। तो इस ट्री से चलने वाली लाइट रेज, ओके, मान लो ट्री से ये लाइट रे आई है, तो हर बार वो जब लेयर एयर पर एंटर करते जाएगी, नीचे की ओर आती जाएगी, तो डेंसर से लेयर में आती जाएगी, तो हर बार, ठीक है, नॉर्मल से दूर हटते चलेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता चलेगा, इंक्रीज होता चलेगा। कैसे, इधर उसको हम समझे यहाँ पर अलग से दिखाता हूँ, जो यहाँ, ठीक है, जैसे, है ना, मान लो लाइट रे, ठीक, ये अलग अलग लेयर मैंने यहाँ दिखा दी, इस लेयर पर एंटर करी तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हमने कहा कि ये रेयर है, तो रेयर है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर हटेगी इस तरह से, है ना। फिर अगले सरफेस पर एंटर करेगी तो यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ
इंसिडेंट होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद ठीक है, फिर लाइट रे फिर और मोर रेयर मीडियम में जा रही है, तो और रेयर मीडियम में जाएगी तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़िया, सॉरी एंगल ऑफ ये नॉर्मल से और दूर हट जाएगी, और दूर हट जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज होगा, और ऐसा होते होते किससे बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो फिर यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो लाइट रे यहाँ से ऐसे आएगी तो नीचे, फिर इसका यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहाँ हमने समझ लिया उसको एंगल कैसे इंक्रीज, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर अगर यहाँ कोई है ना ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आंख पर ये लाइट रे आ रही है इस तरह से, तो उसको ये लाइट रे है ना कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस पोजीशन से आती हुई दिखाई देगी। ओके, तो उसको इस ट्री का, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, उस ट्री का यहाँ उसको इमेज दिखाई देगी, तो उसको लगेगा कि यहाँ है ना डेजर्ट पर कोई वाटर है ना, क्या है ना, ये पानी रुका हुआ है या वहाँ पर पानी होने का, ठीक है, वाटर होने का उसको अपीयरेंस होगा। तो इस ट्री को हम बोलते हैं मिराज इन डेजर्ट हो गया। ओके, तो ये भी किसका कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इसी तरह से लूमिंग ऑफ वाटर, इसका अपोजिट, तो लूमिंग ऑफ वाटर, ठीक है, इसका अपोजिट केस है। जैसे अभी हमने डेजर्ट की बात की, तो डेजर्ट मतलब गर्म जगहों की बात की, अब हम यहाँ पर कोल्ड प्लेसेस की बात करते हैं, है ना, कोल्ड प्लेसेस जैसे बर्फ हो या ऐसा, तो कोल्ड प्लेसेस के पास है ना, यहाँ नीचे वाली नीचे वाली एयर का टेम्परेचर कैसा होगा, है ना, यहाँ की एयर कैसी होगी, कोल्ड एयर, तो टेम्परेचर क्या बोलते हैं, लेस, तो डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो नीचे वाली लाइट यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगी, डेंसर मीडियम की तरह। ओके, और डेंसर मीडियम की तरफ फिर ऊपर जाती जाएगी, एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सॉरी डेंसिटी क्या होगी, ऊपर जाने पर है ना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ वाली लाइट रे इसकी तरफ बिहेव करेगी, ठीक है, ये वाली लाइट, सॉरी यहाँ की जो एयर है वो रेयर मीडियम की तरफ बिहेव करेगी, है ना। तो जो कोल्ड प्लेसेस है, कोल्ड प्लेसेस जहाँ ठंडे जो हमारे देश है, वहाँ पर सरफेस के पास वाली है ना, सरफेस के पास वाली एयर ठंडी होती है, ऊपर जाने पर गर्म होते जाती, तो नीचे वाली एयर डेंसर की तरह, ऊपर वाली एयर रेयर की तरह वर्क करेगी, है ना। अब हम यहाँ पर जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ, तो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे हमने कोई मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से कोई चल लाइट रेस ऐसे जा रही, तो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो डेंसर से रेयर में, तो हर बार उसका, ठीक है, क्या होते जाएगी, डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हटते जाएगी, फिर अगले सरफेस पे और नॉर्मल से दूर हट जाएगी, फिर अगले सरफेस पे और हट जाएगी। तो इस तरह से यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल से, तो फिर वो लाइट रेस इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर हुआ है ना, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ उसकी आंख पर ये लाइटें आती है, तो ऑब्जर्वर को ये लाइटें यहाँ से आती दिखाई देगी, तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा, स्पेस में, है ना। तो उसको ठीक है, स्पेस मतलब स्काई में उसकी इमेज दिखेगी। तो कोल्ड प्लेसेस पर अर्थ सरफेस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज स्काई में बनते हुए दिखती है ना। इसको हम क्या कहते हैं, लूमिंग ऑफ वाटर, मतलब उसे यहाँ स्काई में वाटर होने का अपीयरेंस होगा कि ऊपर आसमान में पानी है ऐसा कुछ, तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं लूमिंग ऑफ वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तो उसका अगला एग्जांपल, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मतलब हीरे की चमक। तो जो हीरे की चमक है उसका कारण भी क्या है, उसका रीजन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब हीरे की जो चमक है, उसका जो ब्रिलियंस है वो किस बात पर डिपेंड करता है, उसकी कटिंग पर डिपेंड करता है जो, ठीक है, कि उसकी कटिंग किस तरह से की गई। तो हीरे की कटिंग जो इस तरह से की जाती है कि उस पर लाइट अगर इंसिडेंट होगी किसी सरफेस से, है ना, समझने के लिए मैं इसे बता रहा हूँ,
तो लाइट रे मतलब जो हीरा है उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है ना, डायमंड है तो क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है ना होता है एप्रॉक्स। तो इस पर लाइट रे उसकी कटिंग ऐसी की जाती है कि उसके किसी सरफेस पे लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी तो कितने से ज्यादा पर एंगल पे इंसिडेंट होगी, 24 डिग्री के एंगल से ज्यादा पर। तो मान लो ये लाइट रे उस पर इंसिडेंट हुई, अंदर गई और कितने बार इंसिडेंट होगी उसके अगले सरफेस पे 24 डिग्री से, तो उसका यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे अगर हमारे आँख पर आएगी तो हमें वो हीरा है ना, वो डायमंड बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। ओके, तो ये थे जो कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट, ये कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में, बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन सिर्फ जैसे कभी कभी इन पर ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो है ना रीजन हम क्या लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कॉज ऑफ मिराज इन डिजर्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इनके कॉज पूछ लिए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे अभी हमने एग्जांपल समझे हैं वैसे। तो सबका रीजन क्या कहेंगे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सिर्फ एग्जांपल करके इसे नोट कर लीजिए, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए, है ना।